Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Aim of Life Physics. Today we are discussing about solution. क्लास 12th का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का जिसका नाम है सॉल्यूशन और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें लगभग 10 लेक्चर्स होंगे, ठीक। पूरा लेक्चर्स में कंप्लीट पढ़ाऊंगा और ध्यान से अगर आप देखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक। चलिए, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है फर्स्ट वो पढ़ते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे सोल्यूशन क्या होता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखा हूँ, सोल्यूशन। कि सोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, आपके भी दिमाग में क्रिएट होगा कि सोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन क्या होता है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट। टू आर मोर कंपोनेंट। देखिए मैं क्या लिखा हूं, सोल्यूशन क्या होता है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट हेटेरोजीनियस। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का। इसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे और उसी से बनकर मिलकर के बनेगा ये सोल्यूशन, ठीक है। और ये होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस नहीं होता। अब देखिए मिक्सचर दो होते हैं। मिक्सचर मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मटेरियल एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका हेटेरोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। जो हेटेरोजीनियस होता है ना, तो हेटेरोजीनियस में क्या होता है कि हेटेरोजीनियस में जो दो सब्सटेंस मिक्स होते हैं एक साथ, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दूसरे में। जैसे मान लीजिए अगर मैं क्ले मिट्टी ले लूँ और उसको पानी में डाल दूँ तो कंप्लीटली मिक्स उसमें नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाता है पीपीटी की तरह। लेकिन अगर मैं वाटर में शुगर या ग्लूकोज डाल दूँ तो क्या होगा, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा पूरे वाटर में। जब मिक्स हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। और जो मिक्स नहीं हो रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस, ठीक है। जैसे मिट्टी और पानी, ये हेटेरोजीनियस का है। और जैसे आप सैंड और वाटर ले सकते हैं, हेटेरोजीनियस। और होमोजीनियस में क्या लेंगे आप, तो होमोजीनियस में आपका आ गया ग्लूकोज एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर, राइट। तो ये होमोजीनियस है। तो जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे जो सभी कंपोनेंट का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोई भी आवाज़ से पूछे सोल्यूशन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, टू आर मोर कंपोनेंट अगर मिक्स हो रहे हैं और वो होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो वो सोल्यूशन होंगे। पहला पॉइंट। सेकंड, होमोजीनियस ही होना चाहिए, हेटेरोजीनियस नहीं होना चाहिए। अगर हेटेरोजीनियस बोल रहे हैं आप तो वो आपका सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक। पहला आप सुनिए। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसका नाम है सॉल्यूट एंड सेकंड जिसको बोलते हैं अपन सॉल्वेंट। अब जैसे मैंने अभी नाम दिया कि कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट एंड एक होता है सॉल्वेंट। सबसे पहले बात करता हूं मैं सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा ना ये फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, फिक्स होने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट आपका एक ही है। तो अगर एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, दो सॉल्यूशन इन विच ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट आर प्रेजेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल एक ही सॉल्यूट हो, एक ही सॉल्वेंट है, वो बाइनरी होता है। लेकिन अगर मैं बाइनरी हो गया, इसके पास आता है टर्शियरी। टर्शियरी सॉल्यूशन, ये बाइनरी था। अब टर्शियरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट तो एक ही होता है लेकिन सॉल्यूट कितने हो जाए, दो हो जाए। यानी सॉल्यूट देखिए चेंज हो रहा है लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही है ना, फिक्स है। तो सॉल्वेंट तो एक ही होगा लेकिन सॉल्यूट दो हो जाए, तो कितने हो गए कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट हो गए। और इस तरह आपको इसका नाम हम क्या लेते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशन। इसी तरह अपन बढ़ते जाते हैं, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो अब बाइनरी सॉल्यूशन कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे, दो सॉल्यूशन इन विच ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट आर प्रेजेंट, ओके। तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे अगर बाइनरी का एग्जांपल अगर देना मैं चाहूँ तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इसमें आपका वाटर है H2O, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। और इसमें आपने डाल दिया NaCl, नमक। अब ये क्या हो गया, सॉल्यूट। और अगर केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो उससे हम क्या नाम देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और ये पूछ भी लेता है कि व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए मैंने बता दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है।
यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या लिख रहा हूँ मैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर कैसे करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो इसके लिए रूल है, रूल नंबर फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर सॉलिड प्लस लिक्विड ये दोनों मिक्स हो रहा है और बन रहा है आपका सॉल्यूशन, राइट, तो जो सॉलिड होगा ना सॉलिड स्टेट में उसे हम हमेशा बोलेंगे सॉल्यूट, और जो लिक्विड होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ये पहला रूल है। जैसे एग्जांपल में कहूँ आपसे, NaCl अगर आप H2O में डाल रहे हैं तो NaCl कैसा होता है, सॉलिड, क्योंकि ये आपका सोडियम क्लोराइड है, और ये कैसा होता है, लिक्विड। अब ये मिल करके क्या बना लिया, सॉल्यूशन, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट जो सॉलिड में है, और ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। ये तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया, दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। एंड रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है, रूल सेकेंड ये बोलता है कि अगर मैं लिक्विड और प्लस लिक्विड ले लूँ, ठीक है, और लिक्विड प्लस लिक्विड मिलकर बना दिया मैंने सॉल्यूशन, राइट। अब सॉल्यूशन बनाया तो लिक्विड, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं C2H5OH, और इसमें डाल दिया मैंने H2O, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन तो बनेगा। लेकिन ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो कैसे मालूम करें कि सॉल्यूट कौन है। तो इसके लिए ये अगर मान लीजिए मिनिमम अमाउंट में है, कैसा, मिनिमम, राइट, और ये आपका है मैक्सिमम, ये कैसा है, मैक्सिमम, तो जो मिनिमम अमाउंट में होगा ना वो आपका होगा सॉल्यूट, और जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। बस आप याद रखिएगा, जो मिनिमम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट, जो मैक्सिमम होगा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्या आपको आना चाहिए, तो इसको लिखिए फिर बताते हैं। चलिए मेरे स्टूडेंट, अभी मैंने बता दिया कंपोनेंट, आपके सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स कौन कौन बताया था मैंने, कि एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट के बाद मैंने ये भी बता दिया कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और आपको बता दें कि इसके दो रूल थे और दोनों रूल मैंने पढ़ा दिया। अब आगे क्या होता है कि अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए मैं बात करने वाला हूँ कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है ना इसके कंसंट्रेशन टर्म की बात करता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन में होता क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन है इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका मोलैलिटी हो गया, आपका मोलैरिटी हो गया, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, फिर आपका जैसे W/W%, जैसे V/V%, W/V%, ये सब के सब किस में आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म में आते हैं। तो एक एक करके इसके बारे में नॉलेज अपन लेना है, ठीक है, आप लोग को लेना है, और मैं उसके बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आता है बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब देखिए मोल फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, डाउट रहता है बच्चों के मन में, लड़कों के स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में डाउट रहता है, क्या डाउट रहता है कि ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है। इट्स वेरी सिंपल वे में हम बता सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे आप लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अब मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, डिटेल्स अच्छे से आता है मोल कॉन्सेप्ट, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ मोल होता है W/M। नंबर ऑफ मोल के तीन फार्मूले होते हैं, एक तो होता है W/M, जो W होता है गिवन अमाउंट होता है, M आपका मोलर मास होता है। तो ये भी मोल क्या बोलते हैं अपन, मोल कॉन्सेप्ट का पोर्शन ही है, पार्ट है, आपको आना चाहिए। और सेकेंड फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू V/22.4 लीटर, ठीक है। तो ये आपका गैस के लिए होता है। एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू N/Na, एवोगैड्रो नंबर होता है, डिवाइड कर देते हैं, ये भी आपका नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। लेकिन ये तीनों के तीनों आपके किस पे डिपेंड करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब सुनिए, अब इसमें बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये देख रहे होंगे वीडियो, जिनको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कम नॉलेज होगी, तो उनको मैं बता दूँ। देखिए बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल। देखिए जो ये मोल फ्रैक्शन होता है ना, ये एक रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल का। जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय काई। बहुत लोग इसको एक्स बोलते हैं, बहुत लोग काई बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए जो मोल फ्रैक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू, तो ये आपका नंबर ऑफ मोल, ये टोटल नंबर ऑफ मोल, देखिए ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और जो नीचे लिखा हूँ ना ये टोटल नंबर ऑफ मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं n प्लस एन क्यों लिखा हूँ, तो जो स्मॉल एन है ना ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिया हूँ मैं लेट किया हूँ मोल ऑफ सॉल्यूट, और जो ये कैपिटल देख रहे हैं ना ये है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और स्मॉल क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो आप सोचिए अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालूं, तो जब मैं सॉल्यूट निकालूंगा ना तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा। सुनिए जिसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर होता है। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ मोल ऊपर होगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सम होगा। मान लीजिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ मैं सॉल्वेंट निकालूं, राइट, तो सॉल्वेंट के लिए क्या माना हूं मैं कैपिटल एन माना हूं, तो कैपिटल एन ऊपर कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ये फार्मूला होगा। अब आप देख रहे होंगे ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जब दोनों को ऐड करूंगा ना तो सॉल्यूट क्या है n बाई एन प्लस एन, n बाई एन प्लस एन, प्लस सॉल्वेंट क्या है n बाई एन प्लस एन, n बाई एन प्लस एन। अब जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो नीचे वाला तो सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे n प्लस एन, ऊपर वाले जोड़ दीजिए n प्लस एन, ये कैंसल आउट, कितना आ गया 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम कितना आ गया 1। और यही दोनों का सम हम क्या नाम देते हैं इसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होगा 1 के इक्वल होगा, ये बात याद रखिएगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1 होता है, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, और ये है आपका मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके एक साथ सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल हम निकाल देते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऊपर रख देंगे और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मोल फ्रैक्शन होगी, ठीक है, सॉल्यूट का। तो ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। अच्छा है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, राइट, क्योंकि दोनों क्या है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल है। तो मैं यहाँ नोट में लिख सकता हूँ कि नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा, जो मोल फ्रैक्शन है इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन, इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और इस पर आप न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, लिखिए। आप देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, और किसके बेसिस पे, ये मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले होता क्या है कि अगर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा कि ये ऐसे हो रहा था तो इसमें भी ऐसा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पहले हम क्या क्या करेंगे और वैसे ही आपको करना है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वेरी गुड। फिर बोला है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में फार्मूला गिवन देता है, और कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जिस कंडीशन में फार्मूला आपको याद होने चाहिए वो आप एक बात याद रखिएगा कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर फार्मूला नहीं दिया तो उस समय आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एथेनोइक एसिड का दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, तो दिया है कि 2.5 ग्राम, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। अब गिवन में क्या है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है, राइट। अब एथेनोइक एसिड का फार्मूला आपको पता है, क्या दिया है CH3COOH, ठीक, ये दिया है। फिर बोला है 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम आपका बेंजीन है। अब ये दो चीज दिया है, अब मोल फ्रैक्शन पूछ लिया है। अब मोल फ्रैक्शन आप मान लीजिए अगर मुझे बेंजीन का निकालना है या मुझे एथेनोइक एसिड का निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि देखेंगे सबसे कम अमाउंट कौन है, तो ये ज़्यादा अमाउंट है, ये कम है, तो जो कम होगा तो ये आपका हो गया सॉल्यूट और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जो कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा सॉल्यूट, जो ज़्यादा होगा वो क्या हो गया सॉल्वेंट। अब सुनिए,
अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों आप देख रहे हैं सब्सटेंस, इन दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो पहले एन सॉल्यूट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बाई क्या होता है एम। तो सॉल्यूट का क्या है दिया बताइए 2.5 गिवन मास, और मोलर मास क्या होगा इसका, तो निकाल लीजिए मोलर मास। तो देखिए CH3COOH है ना, तो कार्बन 2 बार इसमें है, तो 2 इंटू 12, क्योंकि 6 कार्बन 12 होता है और 2 बार है तो इसलिए 2 इंटू 2 टाइम्स है 2 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन 4 टाइम्स है तो 4 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो 16, राइट। तो ये 24 प्लस 4 प्लस 32 जुड़िए कितना होगा, तो 28 32 60 60 होगा। तो ये हो गया आपका 60, यानी 2.5 बाई 60, ये आ गया एन सॉल्यूट। अब मुझे निकालना होगा एन सॉल्वेंट। अब मैं एन सॉल्वेंट निकालूंगा, कैपिटल एन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होगा डब्ल्यू बाई एम। अब बताइए डब्ल्यू कितना दिया है 75, और बेंजीन क्या होता है C6H6, तो ये हो गया 7। मान लीजिए 6 कार्बन है 12 होता है, 6 इंटू 1 तो 72 और प्लस 6 यानी 78। तो ये हो गया आपका 78 एन सॉल्वेंट। अब आपको क्या क्या मिल गया, आपको मिल गया एन सॉल्वेंट और एन सॉल्यूट। इन दोनों को मिलने के जस्ट बाद अभी मैंने आपको फार्मूलाज पढ़ाया था कि मान लीजिए अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट तो क्या होगा एन सॉल्यूट ऊपर होगा जिसका निकालना होगा, और एन सॉल्यूट नीचे प्लस एन सॉल्वेंट दोनों का सम, राइट। बस इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका नंबर मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। तो सॉल्यूट कितना दिया बताइए 2.5 बाई 60 बाय यहाँ भी 2.5 बाई 60 और प्लस यहाँ पे 75 बाई 78। अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको सॉल्व ना कर पाए, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स से पढ़ता होगा यूथ वो तो आसानी सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो बायोलॉजी से पढ़ते हैं ना उन सभी स्टूडेंटों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू उनके सामने आती है, फेस होती है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू से घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं छोड़ दूँ, मैं इसको सॉल्व ना करूँ। तो अब ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आप उसको छोड़ देंगे, उससे लड़िए, उससे लड़ने की कोशिश करिए, और जब तक कोशिश करिए जब तक कि आप उससे लड़ सकते हैं, और लड़ते रहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए या आपके सामने आए, ठीक है। दूसरी तरफ आपके सामने एक प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग का प्रॉब्लम है, और ये एकदम रियलिटी मैटर भाई, जितने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसको सोल्व करके हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए सॉल्यूट का पूछ लिया, इसमें दिखा नहीं है, मोल फ्रैक्शन हम पूछ लेते हैं जिसमें दोनों का निकालना है, लेकिन मान लीजिए मैं सॉल्यूट का निकाल रहा हूँ, सॉल्यूट निकलेगा सॉल्वेंट आसान है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, देखिए ये ऊपर वाले वैल्यू और ये सेम है, तो 2.5 बाई 60, इस पूरे में से मैं 2.5 बाई 60 कॉमन ले लूँ, तो कॉमन ले लूँगा ना, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, देखिए पूरे में से ये कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस, अब जो कॉमन लिया हो ना उससे इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी 75 बाई 78 और डिवाइड बाई ये होगा, चलिए लिख दे रहा हूँ मैं 2.5 बाई 60, ये हो जाएगा। जो कॉमन लेते हैं डिवाइड, तो ये पूरा क्या होगा कैंसल आउट, यानी ऊपर 1 हो गया और नीचे 1 प्लस, इसको उल्टा कर लीजिए तो 75 बाई 78 इंटू उल्टा करिए तो 60 बाई 2.5। अब इसी को काट दीजिए, अगर आप इसको काट लेते हैं सॉल्व कर लेते तो आ गया ना फिर, तो 1 बाई, अब देखिए इस पॉइंट को अगर इधर करना है तो आपको एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लीजिए 1 प्लस 75 बाई 78 इंटू ऊपर 600 बाई 25, अब 25 दिया 75, 3 टाइम्स में कट गया, अब कट गया तो देखिए नीचे 1 बाई, इसी को लिख रहा हूँ मैं 1 बाई 1 प्लस ऊपर हो गया कितना 36 1800 और बटे नीचे हो गया 78। अब इस क्वेश्चन को अगर अब यहाँ से सॉल्व करना है तो आप में से कोई नहीं है जो इसको सॉल्व ना कर पाए, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 1800 है, यहाँ पे आ गया 1800, अब उसमें भाग दे दीजिए आप 78 से, तो कितने बार में जाएगा आप ही देखिए, 2 बार मिले चलें तो 2 बटे 16 दूसरे 15, 156 आ गया। अब देखिए कितना आएगा 10 में से 6 यहाँ बचा 7 2 नहीं जाएगा, 0 बढ़ा दीजिए तो 0 पॉइंट, अब लेके चलिए कितना हो जाएगा 7 तरीके 21 3 बार में, तो 3 में से 4 2 और 3 7 21 बाई 23, यानी 20.3 मान लीजिए अप्रोक्स 20.3, ठीक। तो ये आपका कट गया 20.3 नहीं
203 एक मिनट ये काटिए, एक और थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये यहाँ पे 1800 है ना, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा आपका 5, तो 2 0, यानी 203.3 हाँ 203.3, तो ये आपका आ गया 1/1 + 203.3। अब 1 इसको जोड़िए 204.3। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो जो भी वैल्यू आती है उतना आपका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन का। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ऐसे ही आएगा और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन सुनिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे बताना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या है? अगर कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट, हमारा उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन आपका अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड में जाएंगे तो न्यूमेरिकल, चाहे बोर्ड की एग्जाम दी चाहे कंपटीशन, आपका न्यूमेरिकल एकदम बेस्ट होगा और उसका आंसर भी बेस्ट आएगा और इंप्रेशन भी बहुत बेस्ट होगा और एग्जाम में उस पर नंबर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर में रहेगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है।